तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने इस अनीम के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप जाके जरूर देख लेना। तो आज हम इस अनीम का 11th एंड 12th एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रायल सीरिया को लेकर लॉर्ड रेस्किरिया के पास आ गया होता है। वहाँ पर फिर लॉर्ड सीरिया से कहती हैं कि मुझे एक रिपोर्ट मिली है, इंसानों के साथ रहते हुए तुम्हें किसी पर नोबल होने का शक था, पर अब सुनने में आया है कि वो रिपोर्ट गलत थी। फिर सीरिया लॉर्ड से पूछने लगती है कि गैजुटल कहाँ पर है। इस पर फिर लॉर्ड कहती है कि गैजुटल रिपोर्ट देने के शक में जेल में है। लॉर्ड कहती है कि अब तुम बताओगी क्या सच है। इस पर फिर सीरिया कहती है कि मैं नहीं बता सकती। इस पर फिर लॉर्ड कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे दिल से ही सवाल पूछ लेती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड सीरिया के दिल को कंट्रोल करने लगती है, जिससे सीरिया को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इसके बाद फिर लॉर्ड सीरिया से पूछने लगती है क्या तुम कॉफिन के अंदर जो व्यक्ति था उससे मिली हो। अच्छा होगा अगर तुम जवाब दे दो। हम देखते हैं कि सीरिया बिल्कुल भी जवाब नहीं देती और बहुत ज्यादा तड़पने लगती है। सीरिया को इस तरह तड़पते हुए देख रायल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि सीरिया निर्दोष है, मैं भी किसी नोबल से नहीं मिला। वहाँ जिनसे मैं मिला था वो कुछ थे मॉडिफाइड ह्यूमंस और एक अजीब आदमी। मुझे नहीं पता वो इंसान कौन था, पर एक आम इंसान के तौर पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। सीरिया और रेजिस का उससे कुछ कनेक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीरिया बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। सीरिया को इस तरह चिल्लाते हुए देख फिर कायरस कहता है कि लॉर्ड, सीरिया और यह नहीं सह पाएगी। फिर लॉर्ड कहने लगते हैं कि भले वो कोई भी था, मेरे ऑर्डर्स को ना मानना और सवाल का जवाब ना देना बहुत बड़ा जुर्म है। कायरस, सीरिया को जेल में डाल दो। इसके बाद फिर लॉर्ड रजस से कहने लगते हैं कि रजस, हमने जो अभी बात की तुम गैजुटल से इसकी पूछताछ करोगे। मैं अपने पिता जितनी नरम दिल नहीं हूँ, मैं लुकेडोनिया में ऑर्डर बनाए रखूंगी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों एक प्लेन में लुकेडोनिया के लिए रवाना हो चुके होते हैं। फिर वहाँ पर फ्रैंक रेजिस से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें सीरिया और गैजुटल की चिंता हो रही है। इस पर फिर रेजिस कहता है कि हाँ बिल्कुल। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। फिर रेजिस कहता है कि तुम्हारे लिए कहना आसान है। रेजिस फ्रैंक से कहता है कि आपको लगता है उन्हें वही छोड़कर आना सही है, अगर हमारे ना होते हुए यूनियन ने कुछ किया तो। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि चिंता की बात नहीं है, मैंने सब जांच कर ली है। मैं उन तीनों को पावर बढ़ाने के लिए पहले ही एक कैप्सूल दे के आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेन में बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है, जिससे रेजिस कहता है कि ये क्या हो रहा है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि लगता है हम लुकेडेनिया एयर स्पेस में घुस गए हैं, हम जल्द ही उतरने वाले हैं। फिर फ्रैंक राय से कहने लगता है कि मास्टर प्लीज आप तैयार हो जाइए। फिर रेजिस कहता है कि उतरने, क्या यहाँ कोई रनवे है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि नहीं, हम जबरदस्ती उतरेंगे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब क्लैन लीडर्स एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर कायरस कहता है कि 2 क्लैन लीडर्स को जेल में डाल दिया, ये बहुत अजीब है ना। इस पर फिर ये लड़का कहता है कि लॉर्ड को विश्वास है कि गैजुटल और सीरिया गद्दार से मिले थे। फिर ये लड़की कहती है कि इसके अलावा वो दोनों सच छुपा रहे हैं, क्या इसका मतलब वो दुश्मन की तरफ हो गए हैं। फिर ये क्लैन लीडर कहने लगता है कि बेवकूफी वाली बात मत करो, गैजुटल कभी लॉर्ड को धोखा नहीं दे सकता। इस पर फिर कायरस कहता है कि सीरिया भी ऐसा नहीं कर सकती, उसने ऐसा जबरदस्ती किया क्योंकि वो लॉर्ड और गैजुटल की बहुत इज्जत करती है। तभी वहाँ पर रजस भी आ जाता है। रजस को देखकर फिर ये लड़की पूछने लगती है कि गैजुटल ने क्या कहा। इस पर फिर रजस कहता है कि कुछ भी नहीं बोला वो। फिर ये लड़का रजस से पूछने लगता है कि लॉर्ड अब क्या कर रही हैं। इस पर फिर रजस कहता है कि लॉर्ड अपने चैम्बर में हैं, उन्होंने मुझे भेज दिया क्योंकि उन्हें अपने कामों पर ध्यान देना है। इस पर फिर ये लड़का कहता है कि यही तो चिंता की बात है, भले ही वो लॉर्ड हैं पर ऐसा हो नहीं सकता कि इससे वो डिस्टर्ब ना हुई हो, आखिर उन्होंने हमेशा से गैजुटल पर भरोसा किया है। तभी वहाँ पर बाहर से एक सोल्जर आ जाता है और कहने लगता है कि एक जेट क्राफ्ट जो कि लगता है कि ह्यूमन वर्ल्ड से है, वो लुकेडेनिया के किनारे पर टकराया है। इस पर फिर ये लड़की पूछती है कि अंदर कौन था। फिर वो सोल्जर कहता है कि इसका अभी पता नहीं चला, सिर्फ उस जेट क्राफ्ट के टुकड़े मिले हैं। इस पर फिर रजस कहता है कि ठीक है, हम वहाँ जल्दी पहुँचते हैं, सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करो। वही दूसरी तरफ हम इन तीनों को देखते हैं जो कि जंगल के रास्ते से राय के पुराने वाले मैंशन में जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये जेट प्लेन जो कि क्रैश हुआ है वो इन्हीं तीनों का है। वहाँ पर रेजिस कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्लेन से कूदूंगा। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि मुझे खुशी है, तुम्हें इसमें मजा आया। इसके बाद फिर आगे जाते जाते रेजिस कहता है कि रुको, इसके आगे फॉरबिडन रीजन है, ये ठीक नहीं है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि फॉरबिडन रीजन,
फिर रेजिस कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि ये प्रीवियस लॉर्ड ने यहाँ आने पर रोक लगाई थी। जरूर लुकेडेनिया के सोल्जर्स यहाँ पर पहरा दे रहे होंगे। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो वो हम तीनों को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक और राय रेजिस की बात को नहीं सुनते और आगे जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों राय के पुराने वाले मैंशन में आ जाते हैं। मैंशन के अंदर राय और फ्रैंक को कुछ अजीब सी चीज दिखती है। इस पर फिर फ्रैंक कहने लगता है कि हवा में वो क्या चीज है। फिर फ्रैंक रेजिस से कहने लगता है कि रेजिस तुम यहीं रहो, हम अभी आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेजिस को वहीं पर छोड़कर फ्रैंक और राय थोड़ी आगे जाने लगते हैं। इसके बाद फिर राय अपने मैजिक से मैंशन का बड़ा सा दरवाजा खोल देता है। वो बड़ा सा दरवाजा खोलते ही उनको सामने से एक बड़ी सी तलवार दिखती है, जिसे देखकर फिर फ्रैंक कहने लगता है कि ये तलवार जिसे दुनिया का अंत भी कहा जाता है। फिर राय कहने लगता है कि ये तो लॉर्ड का सोल वेपन है, कितनी दिक्कत वाली चीज छोड़ कर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ रेजिस बाहर जंगल में आ जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारे लुकेडेनिया के सोल्जर्स इकट्ठे हो चुके हैं। इसके बाद फिर रेजिस एक कपड़े से अपने चेहरे को ढक कर इन सोल्जर्स पर हमला कर देता है। इसके बाद फिर रेजिस और इन सोल्जर्स के बीच में फाइट होने लगती है। इस फाइट के बीच में रेजिस के चेहरे से वो कपड़ा नीचे गिर जाता है। रेजिस को देखकर फिर ये सोल्जर्स कहने लगते हैं कि रेजिस आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब इन सोल्जर्स पर ऊपर से गोलियों से हमला होने लगता है। हम देखते हैं कि ये हमला टोक्यो ने किया होता है। टोक्यो एक एक करके सारे सोल्जर्स को अपनी गन से उड़ा देता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर टोक्यो के साथ टाओ भी होता है। इनको देखकर फिर रेजिस पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर फिर टाओ कहता है कि हम तुम्हारी यहाँ पर मदद करने आए हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब राय और फ्रैंक के सामने आ जाते हैं। फिर फ्रैंक इनसे पूछने लगता है कि तुम तीनों यहाँ पर क्यों हो, क्या करने आए हो यहाँ पर। इस पर फिर रेजिस कहता है कि इन्होंने मुझे कहा कि ये प्लेन में ही छुपे हुए थे। फिर टाओ कहने लगता है कि यार जब वो नीचे हुआ ना, मुझे तो ये लगा कि आज हम गए, हमें खुशी है कि हम आपको ढूंढ पाए। फिर M21 कहने लगता है कि हमें पहले ही इस महीने की पेमेंट मिल चुकी है। फिर टोक्यो कहता है कि तो हमें हमारे काम तो करने ही होंगे ना। फिर राय कहने लगता है कि तुम भी ना, चलो कोई नहीं, वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे रूम्स हैं। फिर फ्रैंक कहने लगता है कि गैजुटल और सीरिया फिलहाल बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। इस पर फिर राय कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। इस पर फिर रेजिस कहता है कि आपको बचाने की। फिर राय कहता है कि हम नोबल्स द्वारा खोजे जाने वाले टारगेट हैं, जिस पर प्रीवियस लॉर्ड की मौत का इल्जाम है। फिर रेजिस कहता है कि तुम उन्हें नोबल्स का किंग कह सकते हो, मैंने सुना था कि वो किसी साजिश के तहत मरे थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो साजिश आपकी थी। फिर M21 राय से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता अब आपको हमें बता देना चाहिए कि आखिरकार आप कौन हैं। आप रेजिस की तरह ही एक नोबलेस हैं, है ना। इस पर फिर फ्रैंक M21 से कहता है कि जैसा मैंने पहले ही कहा था, तुम सही भी हो और गलत भी। फ्रैंक कहता है कि नोबलेस से नोबल्स के ग्रुप को नहीं कहते, इसका मतलब एक अकेले से है जो सभी नोबल से अलग है। यही है नोबलेस से मेरे मास्टर राय। फिर M21 कहता है कि तो आप कह रहे हो कि आप नोबलेस से हो, साथ ही वो अपराधी जिसने किंग को मारा। मैं समझ गया, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं। इस पर फिर राय कहता है कि तो तुम एक क्रिमिनल का साथ दोगे। फिर M21 कहता है कि मैं आपका एहसानमंद हूँ, बस इतना ही काफी है। फिर टोक्यो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद फिर रेजिस राय से कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने आपको बचाया, इसलिए मैं भी आप पर विश्वास करूंगा और बचाऊंगा, फ्यूचर क्लैन लीडर के तौर पर। इसके बाद हमें राय का पास्ट दिखाया जाता है, जब वो उस टाइम के लॉर्ड से बात कर रहा होता है। वहाँ पर लॉर्ड राय से कह रहे होते हैं कि फ्रैंक के आने के बाद तुम काफी बदल चुके हो, क्या तुम खुश नहीं हो, अब तुम्हारी भी फैमिली है। इस पर फिर राय कहता है कि क्या उसे सच में मेरी फैमिली कहना सही रहेगा। फिर लॉर्ड कहते हैं कि इतने सालों तक साथ रहने के बाद तुम ऐसा कह सकते हो, वो तुम्हारी फैमिली क्यों नहीं होगा, तुम्हारे पास टाइम है साथ वक्त बिताने के लिए। लॉर्ड कहते हैं कि मैं अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में इतना बिजी रहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को भी टाइम नहीं दे पाता। इस पर फिर राय कहता है कि ये वक्त आप उसके साथ क्यों नहीं बिता लेते। फिर लॉर्ड कहते हैं कि तुम भी मेरे लिए मेरी फैमिली जितने इंपॉर्टेंट हो। इस पर फिर राय कहता है कि मैं जानता हूँ। फिर लॉर्ड कहते हैं कि तुम सच में काफी बदल चुके हो। फिर लॉर्ड कहते हैं कि दूसरों के साथ बातचीत करना अच्छी बात है, मुझे यकीन है जल्द ही तुम्हारा वर्ल्ड भी बदल जाएगा। फिर राय कहता है कि आपको ऐसा लगता है। इस पर फिर लॉर्ड कहते हैं कि पूरे देश को ये बताने कि नोबलेस अकेले ही जीता है बेकार होगा, किसी को नहीं पता आखिर फ्यूचर में क्या हो। फिर राय कहता है कि फ्यूचर, मैं कुछ समझा नहीं। इस पर फिर लॉर्ड कहते हैं कि क्या तुम्हारा लॉर्ड बनने का कोई इरादा है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। प्रेजेंट में राय कहता है कि मैं सैंक्चुरी में जाऊंगा। ये सुनकर फिर रेजिस शॉक हो जाता है और कहता है कि सैंक्चुरी। फिर फ्रैंक कहता है कि सैंक्चुरी तो लॉर्ड के कास्टल में है, जो कि दुश्मन का इलाका है। इस पर फिर राय कहता है कि मैं जानता हूँ। फिर फ्रैंक राय से कहता है कि तो आपने अपना मन बना लिया है। इस पर फिर राय कहता है कि हाँ,
मुझे उससे मिलना ही होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब क्लैन लीडर लॉर्ड रेस्किरिया को सारी रिपोर्ट देने लगते हैं। ये क्लैन लीडर कहती है कि सोल्जर्स उन्हें पकड़ने वाले थे पर वो फॉरबिडन रीजन में चले गए हैं। उनमें 3 मॉडिफाइड ह्यूमन हैं और एक नोबल रेजिस भी है। यहाँ तक कि रेजिस ने भी दुश्मन की साइड ले ली। इस पर फिर कायरस कहता है कि हमें ये पक्का नहीं पता। फिर लॉर्ड रेस्किरिया कहती है कि हमें ये पता होना चाहिए, उसने सेंट्रल ऑर्डर ऑफ नाइट पर हमला किया, ये उसका सबूत है। जिस ब्लॉन्ड मैन से वो जापान में मिला था वो जरूर राय का सर्वेंट होगा। रेजिस और राय मिले हुए हैं। इसके अलावा फॉरबिडन रीजन राय का ही मेंशन है। लॉर्ड कहते हैं कि रेजिस मेरे खिलाफ गया है, इससे साबित होता है कि गैजुटल ने भी मुझसे गद्दारी की है, उन्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस फैसले पर फिर ये सारे क्लैन लीडर विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि गैजुटल को मारना सही नहीं रहेगा। यहाँ मौजूद सभी क्लैन लीडर गैजुटल के हाथों ही बड़े हुए हैं। फिर ये क्लैन लीडर लॉर्ड से कहता है कि लॉर्ड आप खुद भी गैजुटल पर पूरा भरोसा करती हो, है ना? इस पर फिर लॉर्ड कहती है कि ठीक है, तुम सब यही चाहते हो तो मैं उसे एक मौका जरूर दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड रेस्किरिया अपने पास्ट को याद करने लगते हैं, कैसे गैजुटल उसकी बहुत केयर किया करते थे। अब अगले सीन में हमें लॉर्ड रेस्किरिया का पास्ट दिखाया जाता है जब वो गैजुटल से बात कर रही होती है। यहाँ पर गैजुटल रेस्किरिया से कह रहे होते हैं कि आप अपनी ड्यूटी में काफी अच्छी हो गई हैं। इस पर फिर रेस्किरिया कहती है कि मेरे पास सिखाने वाले अच्छे टीचर जो हैं। फिर गैजुटल कहते हैं कि मैं इतनी तारीफ के काबिल नहीं, मैं लॉर्ड से मिलने जा रहा हूँ, क्या उनके लिए आपका कोई मैसेज है? फिर रेस्किरिया कहती है कि मैं जानती हूँ वो बहुत बिजी हैं, उनसे कहना कि वो अपना ख्याल रखें। इस पर फिर गैजुटल कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी वो ब्रेक लेने में काफी माहिर हैं, सुना है आज उन्होंने दोबारा राय को बुलाया है। इस पर फिर रेस्किरिया कहती है कि अच्छा, वो उन पर काफी भरोसा करते हैं, है ना? फिर गैजुटल रेस्किरिया से कहते हैं कि लॉर्ड ने आपके काम के बारे में सुना और वो काफी खुश हैं आपसे। इस पर फिर रेस्किरिया कहती है कि सच में? फिर गैजुटल कहते हैं कि क्या मैंने आपसे कभी झूठ बोला है रेस्किरिया? इस पर फिर रेस्किरिया कहते कि नहीं, कभी नहीं, लेकिन मैं अपने डैड से बात करना चाहती हूँ, वो अभी कहाँ पर हैं? इस पर फिर गैजुटल कहते हैं कि मैंने कुछ देर पहले ही उन्हें कोर्टयार्ड के पास देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि रेस्किरिया अपने डैड लॉर्ड से मिलने जाने लगती है। वो लॉर्ड को ये कहते हुए सुन लेते हैं कि राय, क्या तुम्हारा लॉर्ड बनने का इरादा है? ये सुनकर फिर रेस्किरिया बहुत ज्यादा शौक में पड़ जाती है। इस बात से रेस्किरिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और मन ही मन में सोचने लगती है कि आखिरकार मैं उनकी बेटी हूँ, वो राय को लॉर्ड क्यों बनाना चाहते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर रेस्किरिया लॉर्ड होती है और वो गैजुटल से मिलने जेल में आ जाती है। लॉर्ड रेस्किरिया को देखकर फिर गैजुटल कहते हैं कि लॉर्ड आप खुद यहाँ कैसे? इस पर फिर रेस्किरिया कहती है कि पता चला है कि यहाँ पर राय के साथी आ चुके हैं, इससे तुम्हारी गद्दारी साबित होती है। मैं तुमसे बस यही जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे चुनोगे या उसे। रेस्किरिया गैजुटल से कहती है कि अगर तुम सच बताना चाहते हो तो अभी भी देर नहीं हुई है, मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगी, तो जवाब दो, तुम किससे मिले थे? इस पर फिर गैजुटल कहता है कि मैं राय से मिला था। फिर लॉर्ड रेस्किरिया कहती है कि तुम्हारा सच बताने के लिए शुक्रिया गैजुटल। फिर गैजुटल कहता है कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए सच नहीं कहा, मैं एक क्रिमिनल हूँ और लॉर्ड के तौर पर आप मुझे सजा दीजिए। इसके बाद फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम लॉर्ड रेस्किरिया को देखते हैं जो कि अपने क्लैन लीडर को एक अनाउंसमेंट कर देती है। लॉर्ड रेस्किरिया कहती है कि गैजुटल को क्लैन लीडर की पोजीशन से हटाया जाए और उन्हें अटेंडेंस स्लिप में जाने के ऑर्डर दिए जाते हैं। ये सुनकर फिर ये सभी क्लैन लीडर बहुत ज्यादा शौक में पड़ जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये 11वां एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे 12वां एपिसोड। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीरिया जेल से छूटकर वहां से भागने लगती है। तभी उसके सामने ये क्लैन लीडर वहां पर खड़ी हो जाती है। हम देखते हैं कि इस क्लैन लीडर का नाम रोजारिया होता है। फिर ये क्लैन लीडर रोजारिया सीरिया से पूछने लगती है कि तुम जेल से छोड़कर कहाँ भागकर जा रही हो? इस पर फिर सीरिया कहती है कि मुझे गैजुटल की जबरदस्ती एटर्नल स्लिप रोकनी होगी। इस पर फिर रोजारिया कहती है कि तुम अपनी जेल में वापस चली जाओ, अगर तुम ऐसा कर देती हो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तू जेल से भाग रही थी। फिर सीरिया कहती है कि प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। इस पर फिर रोजारिया कहती है कि तुम मेरा कहना नहीं मान रही, जबकि मैं तुम्हें मेरी छोटी बहन मान रही हूँ। फिर सीरिया कहती है कि बिल्कुल आप ही की तरह मैं भी एक क्लैन लीडर हूँ और जो मुझे करना चाहिए मैं उसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सीरिया रोजारिया पर हमला करने के लिए अपना सोल वेपन निकाल लेती है। ये देखकर फिर रोजारिया भी अपना एक सोल वेपन निकाल लेती है जिसका नाम होता है ब्लड विच। इसके बाद फिर रोजारिया अपने सोल वेपन से सीरिया के ऊपर हमला करने लगती है। तभी सामने से सीरिया भी अपना सोल वेपन को यूज कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो जाता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम रेजिस और M21 को देखते हैं जो कि राय के मिशन के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। फिर वहाँ पर जंगल के रास्ते में M21 रेजिस से कहता है कि कौन ऐसा नोबल होगा जो लॉर्ड के कास्टल का रास्ता ना जानता हो, अगर हम खो गए तो
तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। इस पर फिर रेजिस कहता है कि क्या कहा तुमने। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोक्यो और टाओ भी इन दोनों को लीड कर रहे होते हैं और ब्लूटूथ की मदद से आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। इन दोनों की बातों को सुनकर फिर टाओ कहता है कि यार M21 और रेजिस, ये लड़ने का वक्त नहीं है। हमारा मिशन बॉस और उनके मास्टर को अच्छे से सैंक्चुरी तक पहुंचने देना है। तुम दोनों को चारा बनकर दुश्मन को उलझाना है, इसलिए प्लीज तुम दोनों लड़ो मत। फिर टोक्यो कहता है कि और हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि M21 और रेजिस जंगल में भाग ही रहे होते हैं कि उनके सामने रायल आके खड़ा हो जाता है। फिर रायल रेजिस से कहने लगता है कि लॉर्ड के ऑर्डर के खिलाफ तुम लोग एडेनिया में क्यों आ गए, तुम जरूर मरना चाहते हो। फिर रेजिस रायल से पूछने लगता है कि सीरिया कहाँ पर है, क्या वो ठीक है। इस पर फिर रायल कहता है कि वो जेल में कैद है। फिर रेजिस कहता है कि तुमने उसे धोखा दिया, तुम तो उससे प्यार करते थे। इस पर फिर रायल कहता है कि चुप रहो, इन सब में तुम लोगों की गलती है, सीरिया बस इन सब में उलझ गई। इस पर फिर रेजिस कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। फिर रायल कहता है कि गैजुटल को एटर्नल स्लिप की सजा मिली है, गद्दार की साइड लेने और लॉर्ड को धोखा देने के जुर्म में, और उनके ग्रैंडसन के तौर पर तुम भी सजा के लायक हो। रायल कहता है कि अगर तुम शांति से मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारा एक हाथ और एक पैर बख्श दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रायल रेजिस के ऊपर हमला करने ही लगता है कि बीच में M21 आ जाता है। फिर M21 रेजिस से कहता है कि जाओ यहाँ से तुम। इस पर फिर रेजिस कहता है कि पागल मत बनो, तुम अकेले नहीं लड़ पाओगे। फिर रायल कहने लगता है कि ओ कमीने, मेरी मर्जी के बिना यहाँ से कोई नहीं जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि M21 रायल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद फिर टाओ रेजिस को ब्लूटूथ की मदद से कहता है कि रेजिस यहाँ से जाओ, चिंता मत करो, हम पिछली बार की तरह आसानी से नहीं हारेंगे। आखिरकार बॉस ने हमें गुड लक चार्म जो दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों फ्रैंक का दिया हुआ वो कैप्सूल खाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेजिस वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि रेजिस जंगल में भाग ही रहा होता है कि कायरस और रजस उसे देख लेते हैं। रेजिस को देखकर फिर रजस आगे बढ़ने ही लगता है कि कायरस उसे रोक लेता है और कहता है कि रुको, मैं जाता हूँ। इस पर फिर रजस कहता है कि तुम उसे छोटा भाई जैसा मानते हो, मतलब ये नहीं कि तुम उसे नरमी से पेश आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि कायरस रेजिस के पास जाने लगता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायल M21 के ऊपर हमला कर देता है। तभी उसके ऊपर कोई गोलियों से हमला करने लगता है। इस पर फिर रायल कहता है कि चुपना बंद करो और हिम्मत है तो सामने आओ, एक बार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हम देखते हैं कि ये गोलियों से हमला और कोई नहीं बल्कि टोक्यो अपनी गन से कर रहा होता है। टोक्यो टाओ से कहता है कि हमें और पास जाना होगा वरना ये गन उस तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके बाद फिर रायल कहता है कि मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। इस पर फिर M21 कहता है कि ये मुझे हंसाओ मत, तुम उतने दमदार नहीं हो जितनी उम्मीद थी, तुम बस बाकियों जैसे हो। तुम जानते हो अगर हम तीनों की उम्र भी मिला दे तब भी तुम्हारी आधी नहीं होगी। इस पर फिर रायल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम सभी को मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रायल M21 को मारने के लिए आगे बढ़ने ही लगता है कि टाओ उसे ऊपर से करंट दे देता है। हम देखते हैं कि रायल के ऊपर बहुत ज्यादा करंट के झटके लगने लगते हैं। इसके बाद फिर करंट का असर खत्म होने के बाद रायल कहता है कि तुम नीच कीड़ो, मैं तुम्हारा एक भी हिस्सा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रायल अपना सोल वेपन ग्रांडिया निकालने लगता है। हम देखते हैं कि सोल वेपन की चमक बहुत ज्यादा होती है कि दूर दूर तक फैल जाती है। इसके बाद फिर ये चमक राय और फ्रैंक भी देख लेते हैं। फिर राय फ्रैंक से कहने लगता है कि चिंता हो रही है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि मैं जानता हूँ, हम उन पर थोड़ा निर्भर रह सकते हैं उनके काम को लेकर। फिर राय कहता है कि क्या ऐसा कुछ नहीं जो तुम चाहते हो। इसके बाद फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम कायरस को देखते हैं जो कि रेजिस के पास आ जाता है। कायरस रेजिस से कहने लगता है कि इस तरह से हलचल करना तुम्हारी आदत नहीं है। इस पर फिर रेजिस कहता है कि माफ करना, पर जब मैंने सुना कि मेरे क्लैन लीडर ने लॉर्ड को धोखा दिया तो मैं। तभी कायरस उसे बीच में रोक देता है और कहता है कि रेजिस लुकेडेनिया को तुरंत छोड़ दो। इस पर फिर रेजिस कहता है कि आप मुझे भागने के लिए कह रहे हैं। फिर कायरस कहता है कि बिल्कुल नहीं, जब ये सब एक गलतफहमी साबित हो जाए तब तुम वापस आ सकते हो। इस पर फिर रेजिस कहता है कि मैं ऐसे डरपोकों वाले काम नहीं कर सकता। अगर मेरे क्लैन लीडर ने कोई गलत काम किया है तब उनके पास कोई कारण होगा। इस पर फिर कायरस कहता है कि अगर उन्होंने जानबूझ के किया हो तो। इस पर फिर रेजिस कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो प्योर ब्लड होने के नाते मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। फिर कायरस कहता है कि अगर तुम्हें इतना यकीन है तो मुझे हरा कर यहाँ से चले जाओ। अगर तुम मुझे नहीं हरा सकते तो गैजुटल के लिए तुम क्या कर पाओगे। कायरस रेजिस से कहता है कि अगर तुम्हारे हमले मुझे जरा सा भी चौंका पाए तो मैं खुद तुम्हें गैजुटल के पास ले जाऊंगा। फिर रेजिस मनी मन में सोचने लगता है कि कायरस मुझे एक बढ़िया मौका दे रहे हैं जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। फिर कायरस कहता है कि चलो शुरू करते हैं, टाइम बहुत कम बचा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेजिस कायरस को मारने के लिए आगे बढ़ने ही लगता है कि कायरस अपने गुस्से से उसको दूर फेंक देता है। इसके बाद फिर कायरस कहता है कि बेवकूफ मत बनो और लुकेडेनिया को छोड़ दो अभी, इससे पहले कि देर हो जाए। इसके बाद फिर रेजिस नीचे से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि नहीं,
मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, मैं हार नहीं मान सकता। अगर आपने मुझे जाने दिया तो आप पर बहुत बड़ा इल्जाम लगेगा। अगर इतना सब जानते हुए भी मैं यहाँ से चला गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद फिर रेजिस अपने ग्रैंडफादर गैजुटल की उस बात को याद करने लगता है कि जब उन्होंने कहा होता है कि ऐसे रास्ते पर चलो कि तुम गर्व से कह सको कि तुम एक नोबल हो। इसके बाद फिर रेजिस बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और कहने लगता है कि मैं कभी उनसे नजर नहीं मिला पाऊंगा जिनकी मदद से मैं यहाँ तक आया हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि रेजिस कायरस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो कायरस के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और कायरस से मार खा लेता है। रेजिस को इस तरह देखकर फिर कायरस कहता है कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, तुमने काफी झेल लिया। इस पर फिर रेजिस कहता है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। इस पर फिर कायरस कहता है कि ओ प्लीज, तुम बस एक बच्चे हो। फिर रेजिस कहने लगता है कि कायरस प्लीज अपना वादा याद रखना। इस पर फिर कायरस कहता है कि तुम इंसानों के साथ रह के बहुत बदल गए हो। इस पर फिर रेजिस कहता है कि सच में बहुत बुरी बात है ये। इसके बाद फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम रायल को देखते हैं जिसने M21 के ऊपर अपने सोल वेपन से हमला कर दिया होता है। रायल M21 से कहता है कि तुम में काफी हिम्मत है जो मुझे ग्रैंडिया इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। हम देखते हैं कि रायल के सोल वेपन से M21 को बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और वो बेहोश भी होने लगता है। ये देखकर वहाँ पर टोक्यो और टाओ भी आ जाते हैं। टोक्यो अपनी गन से रायल के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन रायल के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। इसके बाद फिर रायल अपने सोल वेपन से इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और कहने लगता है कि कमीने कीड़ो, अगर तुम थोड़ी देर और छुपे रहते तो और टाइम जी लेते। इसके बाद फिर रायल इन दोनों को लातों पर लात मारने लगता है। तभी M21 रायल का एक पैर पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अब रुक जाओ। इस पर फिर रायल कहता है कि अपने घटिया हाथों से मुझे मत छुओ। इस पर फिर M21 कहता है कि तुम अपने आप को नोबल मानते हो, जिस एक पिद्दी को मैं जानता हूँ वो एक असली प्राउड नोबल है, वो ऐसा घटिया काम कभी नहीं करता। इस पर रायल बहुत ज्यादा भड़क जाता है और M21 पर हमला करने लगता है कि तभी वहाँ पर रजस आ जाता है। फिर रजस अपने छोटे भाई रायल से कहने लगता है कि रायल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो तुम मुझे बाद में बताना जब मैं इन दुश्मनों को खत्म कर दूं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रैंक की भी एंट्री होने लगती है। फ्रैंक को देखकर फिर रजस रायल से पूछने लगता है कि रायल क्या तुम इसे जानते हो। इस पर फिर रायल कहता है कि हाँ, जब मैं सीरिया को लेने गया था तब ये वहीं पर था, मैंने सीरिया की वजह से इसे जाने दिया था, पर अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रायल के ये कहते ही फ्रैंक रायल के ऊपर हमला कर देता है। फ्रैंक रायल से कहता है कि मेरे लिए गेम्स के लिए टाइम नहीं है, तुमसे अलग मैंने जिंदगी और मौत की बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसके बाद फिर रजस रायल के आगे आ जाता है और कहने लगता है कि रायल तुम यही रहो, अगर तुम उसके लेवल का पता नहीं लगा सकते मतलब तुम उसकी टक्कर के नहीं हो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि रजस भी अपना सोल वेपन निकाल लेता है। ये देखकर फिर फ्रैंक भी अपना सोल वेपन डार्क स्पीयर निकाल लेता है। इसके बाद फिर फ्रैंक अपने बंदों से कहने लगता है कि पीछे हटो, अगर तुम लोग करीब आए तो मर जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अपने सोल वेपन से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। इन दोनों की फाइट के बीच में फ्रैंक को चोट लग जाती है। ये देखकर फिर टाओ कहता है कि बॉस आपको चोट लग गई। दूसरी तरफ रायल कहता है कि कीड़ों को बचाने के लिए यही मिलता है, बेवकूफ इंसान, सही हुआ तुम्हारे साथ। फिर रजस फ्रैंक से कहता है कि अगर मेरा भाई दखल ना देता तो मेरा हमला आपको नहीं लगता। इसके बाद फिर फ्रैंक से बराबरी करने के लिए रजस अपने आप को भी चोट पहुंचा देता है। अपने आप को चोट पहुंचाने के बाद फिर रजस फ्रैंक से कहता है कि मैं हमेशा लड़ाई अपने से बराबरी वालों से करता हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि दोनों में दोबारा से एक फाइट होने लगती है, लेकिन इस बार फ्रैंक रजस के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। अपने भाई की हालत देखकर फिर रायल कहने लगता है कि ब्रदर मेरा सोल वेपन ले लो। इस पर फिर रजस कहता है कि नहीं, पिताजी ने ये सोल वेपन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिया है। सोल वेपन सिर्फ क्लैन लीडर को दिए जाते हैं, पर पिताजी ने इसके 2 हिस्से किए और हम दोनों को एक एक हिस्सा दिया। उन्होंने वो किया जिसकी परमिशन नहीं थी। सोचो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब है मुझे मेरा काम करना है और तुम्हें तुम्हारा, और तुम इसे इतनी आसानी से छोड़ रहे हो। क्या तुम पिताजी की इच्छा को ऐसे बर्बाद करना चाहते हो। फिर फ्रैंक कहता है कि रजस तुम्हारे पिता वो व्यक्ति हैं जिसने मुझे मेरी पावर कंट्रोल करना सिखाया, और ऐसा करते वक्त वो स्ट्रिक्ट, साइलेंट, कहीं से भी प्यारे नहीं और प्राउड थे, तो बिल्कुल उनकी तरह हो। चलो आगे बढ़ो। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम लॉर्ड रेस्किरिया को देखते हैं जो कि अपने फादर की कॉफिन के आगे खड़ी होती है। रेस्किरिया बोल रही होती है कि पिताजी मैं जानती हूँ आप उससे मेरी लड़ाई के खिलाफ होंगे, पर इन सब घटनाओं के पीछे वो अकेला कारण है। आपने उस पर भरोसा करके जो गलती की है मैं उसे सही करूंगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड रेस्किरिया राय के बारे में बात कर रही होती है। तभी लॉर्ड रेस्किरिया अपने क्लैन लीडर लूडिस से कहती है कि लूडिस गैजेटल को यहाँ पर लाओ। इसके बाद फिर लॉर्ड रजारिया के पास भी कांटेक्ट करने लगती है। लॉर्ड का मैसेज मिलने के बाद फिर रजारिया सीरिया से कहती है कि सीरिया यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, लॉर्ड बुला रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीरिया और गैजेटल दोनों को लॉर्ड के सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। फिर लॉर्ड सीरिया से पूछने लगती है कि सीरिया क्या तुम गैजेटल को बचाने के लिए जेल से बाहर निकली थी। इस पर फिर सीरिया कहती है कि हाँ। फिर लॉर्ड कहती है कि अगर तुम गद्दार को बचाने की बात को मान रही हो
तब तुम्हें भी एटर्नल स्लीप में भेज दिया जाएगा। इस बात पर फिर क्लैन लीडर दोबारा से विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड ये ज्यादा हो जाएगा। तभी गैजुटल बीच में कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉर्ड आप जबरदस्ती सीरिया को एटर्नल स्लीप में नहीं भेजना चाहती है ना, और इसलिए आपने हमें इस स्केर्ड प्लेस पर बुलाया है जहाँ पर प्रीवियस लॉर्ड सोए हैं। आपको लगा मैं आपसे यहाँ रहम की भीख मांगूंगा। इस पर फिर लॉर्ड रेस्किरिया कहती हैं कि चुप रहो। फिर गैजुटल कहता है कि नहीं रहूंगा, ना ही उसने और ना ही सीरिया ने कोई जुर्म किया है। इस पर फिर लॉर्ड कहती है कि तो तुम आखिर तक उस गद्दार की साइड लोगे, बस थोड़ी देर और, जल्दी मैं उसे यही एटर्नल स्लीप में भेज दूंगी। इस पर फिर गैजुटल कहता है कि ये नामुमकिन है, मुझे याद है, आप भूली नहीं होंगी उस आदमी के बारे में जो हमेशा उसके साथ होता है। वो कोई नोबल नहीं है, पर तब भी उसके पास क्लैन लीडर जितनी पावर है। हम देखते हैं कि यहाँ पर गैजुटल फ्रैंक के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद फिर गैजुटल लॉर्ड से कहता है कि लॉर्ड आपको फ्रैंक के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही उसके बारे में। आप अभी वो लॉर्ड बनने के काबिल नहीं जो सबको झुकाए। फिर गैजुटल वहाँ खड़े क्लैन लीडर से कहने लगता है कि ना ही तुम में से किसी को पता है क्यों लॉर्ड राय से नफरत करती है। इस पर फिर रजारिया कहती है कि क्योंकि उसने प्रीवियस लॉर्ड को मार दिया था। इस पर फिर गैजुटल कहता है कि ये तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन रेस्किरिया राय से इसलिए नफरत करती है क्योंकि प्रीवियस लॉर्ड उसे अगला लॉर्ड बनाना चाहते थे। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी क्लैन लीडर शौक में पड़ जाते हैं। इसके बाद फिर गैजुटल लॉर्ड रेस्किरिया से कहने लगता है कि रेस्किरिया एटर्नल स्लीप लाइक मैंने जो काम किया है तो वो ये है कि मैं आपको सही राह नहीं दिखा पाया, आपको एक ऐसे लॉर्ड में नहीं बदल पाया जो सबको साथ लेके चले। गैजुटल कहता है कि क्यों प्रीवियस लॉर्ड आपको अपना सक्सेसर नहीं बनाना चाहते थे, क्यों राय ने प्रीवियस लॉर्ड के ऑफर को मना कर दिया। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की वो कैसा महसूस करते थे। आपने हमेशा अपने इमोशन को खुद पर हावी होने दिया। जब तक आप अपने अहंकार में डूबी रहोगी तब तक लुकेडेनिया और नोबिलिटी का कोई भविष्य नहीं है। गैजुटल कहता है कि मैंने जरूरत से ज्यादा देर कर दी, प्लीज आपको जो सही लगे वो करिए। इस पर फिर लॉर्ड रेस्किरिया कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुरंत एटर्नल स्लीप में भेजती हूँ। इस पर फिर गैजुटल कहता है कि आपने एक सही फैसला लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड रेस्किरिया अपना सोल वेपन निकाल लेती है और वो इससे गैजुटल पर हमला करने लगती है कि वहाँ पर एक आदमी की एंट्री होने लगती है। हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राय होता है। तो इसी के साथ हमारा ये 12th एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।